फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना सीखते हैं। एक ऐसी डिस्क जो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करती है। मान लीजिए यह कोई डिस्क है जिसकी रेडियस r है और मास कैपिटल M है। अब डिस्क में मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वेयर एरिया में मास है कैपिटल M, तो यूनिट एरिया में मास होगा M अपॉन पाई आर स्क्वायर। और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी और रिप्रेजेंट करते हैं रो एस से। अब हमारा मेन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्योंकि यह एक डिस्क है जो कि स्मॉल स्मॉल सरफेस एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, तो हम एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसीडर करेंगे और इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको अप्रोप्रिएट लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। इसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करना। यहां पर डिस्क क्योंकि सर्कुलर शेप में है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी अप्रोप्रिएट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? रो, फाई एंड जेड। तो रो में जो चेंज होता है उसे हम डी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई में जो चेंज होता है उसे हम डी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड में चेंज को डी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इनके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को लिखना होगा। तो रो एक लेंथ एलिमेंट है तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 होगा। फाई एक एंगल है, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रो होता है और जेड भी एक लेंथ है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे एरिया एलिमेंट में कौन कौन से फैक्टर चेंज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रो। क्या रो चेंज हो रहा है? तो यस, इस एरिया एलिमेंट के लिए रो चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर रो की वैल्यू ये है और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर रो की वैल्यू ज्यादा है और ये जो चेंज होगा ये चेंज होगा डी रो। अब अगर हम फाई में चेंज की बात करें तो अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो यहां पर फाई की वैल्यू कुछ है और अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर फाई की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस सरफेस एलिमेंट की वजह से फाई में भी चेंज होता है और वो चेंज होगा डी फाई। अगर हम जेड कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम अज्यूम करते हैं यह डिस्क एक ही प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि यह डिस्क जेड इज इक्वल टू 0 पर ही प्लेस की गई है। हमारे इस सरफेस एरिया एलिमेंट के लिए डी रो एग्जिस्ट करता है और डी फाई एग्जिस्ट करता है और डी जेड एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम एक जनरल सरफेस एलिमेंट को लिखते हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो मान लीजिए डी एस इज इक्वल टू सबसे पहले एरो डायरेक्शन का एलिमेंट। तो एरो डायरेक्शन में क्या होगा? फाई और जेड की मल्टीप्लीकेशन और फाई के साथ रो भी आएगा तो ये बन जाएगा रो डी फाई डी जेड प्लस ए फाई डायरेक्शन का एलिमेंट और ए फाई डायरेक्शन में क्या आएगा? रो और जेड की मल्टीप्लीकेशन और वो हो जाएगी डी रो इंटू डी जेड प्लस ए जेड डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट और ए जेड डायरेक्शन में क्या होगा? रो और फाई की मल्टीप्लीकेशन और फाई के साथ रो भी आएगा तो ये बन जाएगा रो डी फाई। सो दिस इज द जनरल एरिया एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम देखते हैं कि हमारे केस में मीन्स हमारे एरिया एलिमेंट के लिए डी जेड की वैल्यू 0 है, तो इसलिए जिसमें भी डी जेड इन्वॉल्व है वो टर्म कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों टर्म में डी जेड इन्वॉल्व है तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और फाइनली हमारे केस में जो एरिया एलिमेंट बचेगा वो होगा डी एस इज इक्वल टू रो डी फाई ए जेड कैप। और यह ऑब्वियस भी है, हमारे केस में जो डिस्क है वो रो और फाई प्लेन में ही प्लेस्ड की गई है और उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन। क्योंकि डिस्क का एरिया सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है इसलिए उस एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू रो डी फाई। मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट विच वी हैव अज्यूम्ड हियर। हम अब इस स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है रो डी फाई और हमें पता है इस डिस्क की जो सरफेस मास डेंसिटी है वो है रो एस। तो इस एरिया एलिमेंट का मास कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रो एस के साथ। तो इस स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट का जो स्मॉल मास होगा वो इक्वल टू होगा रो एस मल्टीप्लाई बाय रो डी फाई। अब इस स्मॉल एरिया एलिमेंट का मास हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, और वो इक्वल टू होगा स्मॉल एरिया एलिमेंट का मास इनटू में यह कितनी रेडियस पे रोटेट करता है सेंटर के अबाउट उस रेडियस का स्क्वायर, और वह हम अज्यूम करते हैं कि यह हमने मास रो रेडियस पे लिया है, तो ये बन जाएगा dm इंटू रो स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि रिंग के केस में हमने इस रो को कांस्टेंट लिया था और वो लिया था इक्वल टू r, क्योंकि रिंग के केस में जो मास था वो सारा का सारा बाउंड्री पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो कि एक फिक्स रेडियस r पे था। लेकिन डिस्क के केस में ऐसा नहीं है, डिस्क के केस में मास बीच में भी है, इसलिए हमें रो को भी वेरिएबल रखना होगा। तो इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट के लिए स्मॉल इनर्शिया होगा dm इंटू रो स्क्वायर। अगर हम dm की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनता है रो एस इंटू रो इंटू डी रो डी फाई इंटू रो स्क्वायर। तो अभी तक के स्टेप्स हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम किया, सेकंड स्टेप में हमने इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को अज्यूम किया और उसका एरिया फाइंड आउट किया, थर्ड स्टेप में हमने इस स्मॉल एरिया एलिमेंट का मास फाइंड आउट किया, और उसके बाद हमने इस स्मॉल एरिया एलिमेंट का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया। अब कंप्लीट आई निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर टू वेरिएबल्स रो एंड फाई। हमें अब पता है एक डिस्क के लिए जो रो है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, रो इज इक्वल टू 0 से लेके रो इज इक्वल टू कैपिटल R तक। इसलिए रो की लिमिट हो जाएगी 0 टू कैपिटल R। और फाई कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, फाई इज इक्वल टू 0 से लेके कंप्लीट सर्कल मींस फाई इज इक्वल टू 2 पाई तक। तो फाई की लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। फ्रेंड्स, इन लिमिट्स में हमने क्या किया है, पूरी डिस्क को कवर किया है बाय वेरिंग रो एंड फाई। हमें अब ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट हैं, 0 से 2 पाई, 0 भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, और रो की लिमिट्स भी कांस्टेंट है 0 टू r। तो ये बहुत ही सिंपल केस है, आप इसको एक बार रो के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो और फिर फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो और लिमिट्स को पुट कर दीजिए, और वो बन जाता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो एस इंटू रो क्यूब डी रो डी फाई। इसमें अब रो एस कॉन्स्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। रो एस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई एंड 0 टू r। हम अब सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे और उसकी लिमिट पुट करेंगे। रो क्यूब का इंटीग्रेशन होगा रो 4 डिवाइड बाई 4, और हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू r, तो ये बन जाएगा r4 डिवाइड बाई 4। हम अब इस i को लिख सकते हैं i इज इक्वल टू रो एस इंटू, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है r की 4 डिवाइड बाई 4, तो ये भी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। और अब डी फाई का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई होगा 2 पाई। तो ओवरऑल हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू रो एस इंटू r4 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 पाई। हम अब रो एस की वैल्यू पुट करेंगे जो होती है m अपॉन पाई r स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा पाई से पाई कैंसिल, और फाइनली हमें मिल जाएगा mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर। तो फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिसाइड किया और उसके बाद एक ds एलिमेंट को अज्यूम किया, फिर हमने dm को कैलकुलेट किया, फिर हमने di को कैलकुलेट किया, और फाइनली हमने i को कैलकुलेट किया। एंड फॉर डिस्क i इज इक्वल टू mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां पे डिस्क कुछ इस तरह से है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये डिस्क क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है इस एक्सिस के अबाउट, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर हम रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसको कंपेयर करें तो रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं सेम मास और सेम रेडियस के लिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है एज कंपेयर टू रिंग, और इसका कारण ये है कि डिस्क के केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर के आसपास भी है, लेकिन रिंग के केस में सारा का सारा मास सिर्फ बाउंड्री पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मास जितना सेंटर से दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा।